थोड़ा सा सर अगर आगे आ जाए ना तो ये भाई पीछे आ जाएंगे तो उनको भी मौका मिल जाएगा। नहीं थोड़ा आप उधर चले वो साइड। हाँ आप इधर आ जाए, इस जगह फ्रेम पूरा आ जाएगा। जी सर अब चाहिए मेरा सबसे पहले तो आपने फरमाइएगा कि चालान पे अदालत में कौन कौन सी दफात मंजूर की हैं और चालान में हुआ क्या है? वर्बल ऑर्डर सुनाया गया जी चालान के हवाले से आज, जिसमें मोहतरम जज साहब ने बताया कि 363 जो किडनैपिंग 7 साल सज़ा है, 364 जो 14 साल से कम उम्र की बच्ची को बदफेली की नीयत से अगवा करना जिसमें 14 साल सज़ा हो सकती है, 368 उन लोगों पे लागू होती है जो कि किडनैप या अगवाशुदा बच्ची को मज़ीद छुपाने में या जानते हुए कि वो अगवाशुदा हैं मुलजिमों का साथ दें, उनको भी उतनी सज़ा मिलती है जितनी 363 या 364 के मुलजिमों को मिलेगी। फिर 34 PPC 34 तब होती है जब एक से ज़ायद लोग कोई जुर्म कर रहे हों और उनकी नीयत एक ही हो, तो उस पर सेक्शन 34 लगाया जाता है। इसके अलावा जो है सेक्शन 3 और 4 है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का, जिसमें सेक्शन 3 के तहत वो इंसान जो कि शादी करता है और सेक्शन 4 के तहत वो लोग जो इसमें सहूलतकार बनते हैं। फिर इसके अलावा सेक्शन 3(2) है ट्रैफिकिंग एक्ट का, जो कि किसी बच्ची या औरत को ट्रैफिक करना कमर्शियल सेक्स पर्पस के लिए या जबरी मुशक्क़त के लिए, उसकी दफ़ा लगती है। और फिर 4B जो है हम दोबारा से कर लेते हैं अगर लाइव नहीं आ रहा कोई, तो लाइव तो कोई नहीं आ रहा था भाईजान जी नहीं। सेक्शन 3 जैसे कि मैं कह रहा था ट्रैफिकिंग का, जिसमें अगर एक बच्ची या औरत को ट्रैफिक किया जाए तो उसमें 10 साल सज़ा है। और सेक्शन 4B एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग, उसमें भी चालान मंजूर किया गया है। जब 2 से ज़ायद लोग किसी को ट्रैफिक कर रहे हों तो उसे एग्रीवेटेड ट्रैफिकिंग कहा जाता है, और उसको कहा जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप ने ट्रैफिकिंग की है। ये बहुत बार कहा गया कि जी गैंग कहाँ है, गैंग कहाँ है। कानून गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कानून कहता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप। 4B का इसमें तलाक हुआ है। ये दफ़ात इसमें लगी हैं। फ़िलहाल 375 जो ज़िना रेप के हवाले से दफ़ा थी, सिर्फ वो है जिसका इतलाक़ अभी नहीं किया गया, मगर अभी MLO की जो दरख्वास्त है उस पर भी फ़ैसला आना बाकी है। हो सकता है उस पर कोई फ़ैसला आने के बाद हमें ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो, बट जो रीज़निंग है चलान के ऑर्डर की वो कल मुतवक्को है। आज चूँकि आखिर वक्त तक जब तक जज साहब बैठे हुए थे और बड़ी पेशेंट उन्होंने, मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ जज साहब की कि बड़ी तसल्ली से ये सुनते हैं, किसी फरीक को ये शिकायत नहीं होती कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। तो बेल की दरख्वास्त चल रही थी तो चलान उन्होंने वर्बली और सुना दिया। उसके बाद बेल की जो आज दरख्वास्त थी, मुल्ज़िम के जो दलाइल हैं वो मुल्ज़िम के वकील आपको बेहतर देंगे। हम अपने दलाइल के हवाले से आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट की और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में ये वाज़े किया कि बच्ची जो 16 साल से कम हो उसकी स्टेटमेंट इममटीरियल होती है। उसका अपने खुद से कहना कि मैं अपनी मर्ज़ी से कही थी, या इवन यहाँ तक फ़ैसले हैं कि जहाँ उन्होंने अगवाकार को कहा कि मुझे ले चलो अपने साथ, तब भी अगवाकार की गलती है जो कि बच्ची कम सिन है। ये फ़ैसले रखे गए। उसके अलावा ये फ़ैसले हमने जज साहब के सामने रखे कि इस्लाम के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट का मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का फ़ैसला है 5 रुकनी बेंच का कि इस्लाम में शादी कोई खुफिया चीज़ नहीं है। तो जहाँ खुफिया शादियाँ हों और बच्चियों को उनके वलियों से, सरपरस्तों से, ख़ानदान से दूर रख के शादियाँ हों, और उसके बाद जो दूल्हा है वो अडल्ट हो और वो बच्ची के जवान होने का, बालिग होने का, आकिल होने का इंतज़ार ना करे, क्योंकि हो सकता है बच्ची उस वक्त अपनी नीयत बदल दे। इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और ये भी है कि जो जिसको हम बार बार कहते हैं जिस्मानी बलूगत, प्यूबर्टी, ये ऐसे केसेस में एक रेलेवेंट फैक्टर हो सकता है, मगर ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अक्सर ये आर्गूमेंट ये आता है कि जी चूँकि बच्ची प्यूबर्ट है तो जो फैसला करना चाह रहा, अक्सर लोग इस्लाम की भी गलत तशरीह पेश कर रहे होते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आपकी नेक नीति होगी, आप यकीनी तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं, मगर अल्लाह की दीन की सही खिदमत है पहले अल्लाह के दीन को पढ़ना, फिर समझना, तहकीक करना और सही बयान करना। दावत भी करें तो कम से कम समझ के पढ़ के करें। मज़ीद ये हमने जो स्टेटमेंट्स रखे जज साहब के सामने दलाइल के अंदर, वो ये बात रखी कि मुल्ज़िम ने कैसे एक तरीके से फ्रॉड करके लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल हासिल की थी, और कैसे चकमा दे के एक अदालत से छुपा के कि उसने पहले प्रोटेक्टिव बेल कहीं से अप्लाई की मगर उसको नहीं मिली, फिर वो यहाँ तक पहुँचा है। हमने वो खतूत भी जो हमने आईयू को लिखे थे वो तमाम व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के साथ, जिसमें बार बार इसरार कर रहा था मुल्ज़िम कि जी माफ़, मैटर ख़त्म करें, मैटर ख़त्म करें, मुझे माफ़ कर दें, मैटर ख़त्म कर दें। ये भी हमने जज साहब के सामने रखा कि ये विटनेस टेम्परिंग में और बैजरिंग में आता है। इसके अलावा हमने ये जजमेंट्स भी जज साहब के सामने रखे इसमें कि 375 का बेशक इस वक्त चलान के हवाले से इतलाक़ ना हुआ हो, मगर बेल सुनते हुए अगर फैक्ट्स ऑफ द मैटर्स में आर्गूमेंट सुनते हुए जज साहब को लगे कि इतलाक़ होता है तो उसके हवाले से भी वो बेल की चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो कुछ तरह रखे। फिर यकीनी तौर पर असगर अली
हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा जिनकी बेलें पहले खारिज हुई थी 364A की वजह से, अभी चूंकि 364A लगा हुआ है, चलान में कॉग्निजेंस ले लिया गया है, तो सेम फैक्टर इन पे अप्लाई होता है। और वो तो सहूलतकार थे, मेन आर्किटेक्ट्स और ऑर्केस्ट्रेटर तो ये थे शब्बीर और ज़हीर। और फिर CDR में इनकी लोकेशन का आना, चलान से ये सामने रखा जज साहब के। बच्ची का मुग़विया का पहली रिकवरी का 5 जून को चिश्तियाँ भावलपुर से मुल्ज़िम के पास से होना, ये रखी बात जज साहब के सामने। बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई होना, और कैसे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये फैसले दे चुकी है कि जहां वाक़े से बहुत पहले इजरा हुआ हो बर्थ सर्टिफिकेट का और उसमें एक डेट लिखी हुई हो और वो डेट कंसिस्टेंटली सारे हुकूमती दस्तावेज़ात में लिखी हुई हो, तो उस डेट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता मेडिकल एविडेंस। तो हम तो ये भी खुश नहीं कि नियर टू 15 है, हम तो कहते हैं अंडर 14 है बच्ची। तो वो केस तो अभी हमने साहब के सामने रखा और बताया कि अवामी कॉलोनी UC23 से तस्दीक शुदा है बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, ये तमाम चीज़ें भी आईं। और फिर हमने जज साहब के सामने जो CDR हमें हासिल हुई थी, एक नक्शा उस हवाले से रखा कि कैसे ये पूरी जर्नी हुई है पंजाब से लेके कराची, और फिर बच्ची को वापस ले जाया गया है। और काफ़ी लंबे दलाइल थे, तो हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट्स मेरे जहन से भी निकल रहे हों, बट जज साहब ने पूरी बात मुकम्मल सुनी है, मुल्ज़िम की बात भी मुकम्मल सुनी है। इंसाफ हमारी अदालतों में एक फेयर हेयरिंग है, उसके बाद जो फैसला करेंगे वो हर जज साहब आज़ाद हैं कि कानून की रोशनी में अपनी अक्ल के हिसाब से फैसला करें। अगर किसी को ग्रीवेंस होगी, वो हम हो या मुल्ज़िम की साइड हो, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमें अदालतों के ऊपर बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। अदालतों का काम है फ़रीक़ों को सुने, अपना फैसला करे और फिर हम उसको हायर अपीलेट फोरम में ले जा सकते हैं। MLO की दरख्वास्त भी थी, बड़ी लंबी जरा हम तो कर चुके थे अपनी, और उनकी जरा चल रही थी जो कि आज भी चलनी थी। वो MLO की जरा कल 12 बजे है दोबारा से, और जो 164 की इन्होंने दरख्वास्त दी है, मगर कल 11 बजे का वक्त रखा है जज साहब ने अनाउंस करने के लिए बेल का ऑर्डर, कि बेल खारिज की जा रही है, बेल दी जा रही है। हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि आज ही अनाउंस कर दें, चूँकि हमें ख़तरा है कि मुल्ज़िम कहीं फ़रार ना हो जाए, कल शायद अदालत ही ना आए। बट चूँकि जज साहब ने बेहतर समझा कि हम कल करेंगे, और आयु की जिम्मेदारी और बाकी की जिम्मेदारी मुल्ज़िमों की खुद जिम्मेदारी, उन्होंने पेश होना है, वो बुरी ज़मानत है, तो उम्मीद है कि वो पेश होंगे। और फिर जो भी फैसला हो, कोई ग्रीवेंस होगा तो आप हायर फोरम पे जा सकते हैं। मैं इस हवाले से ज़्यादा कोई जुडिशल प्रोसीडिंग की बात करना बेहतर नहीं समझूंगा। वैसे ही एक तरीके से जिस तरीके से इस केस पे रिपोर्टिंग हुई है और अदलिया के हवाले से बातें की गई हैं, जिस पे कुछ कंटेम्प्ट चीज़ें फाइल भी हुई हुई हैं, ऐसी कोई अदालत नहीं है इस केस में जिसमें हम पेश हुए हों और जहां अदालत के जजेस ने ये बात कही हो कि हमारे किरदार के हवाले से हमारे बारे में क्यों बातें की जा रही हैं। बहुत अफसोसनाक बात है हमारे लिए। बतौर वकील जब हम जज साहब के सामने खड़े होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। तो मैं अगेन उन सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ जो कोर्ट रिपोर्टर जानते हैं क्या होता है और कैसे सब जुडिस प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट किया जाता है, और जो सीख रहे हैं, सीखने के अमल में उनके लिए हिदायत की और सीखने की दुआ है, यही कर सकते हैं। सर इतलाफ थी कि जज साहब ने भी इजहार किया इस बात का कि सोशल मीडिया के ऊपर उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैंने आपसे ये कहा कि इस केस में कोई भी ऐसे जज साहब नहीं है जिनके पास किसी न किसी सूरत में केस आया हो और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ना दी हो, क्योंकि इस तरह की जब आप बातें करेंगे और प्रेशर में लेने की कोशिश करेंगे अदलिया को, जो कि बहुत ही गलत मायूब बात है। देखिए, पुलिस की हमाकतें दिखाना, पुलिस का कोई करप्शन दिखाना मीडिया तक वो एक और बात है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जुडिशरी एक सेपरेट विंग है और जुडिशरी की इंटेग्रिटी ही सब कुछ है। अदालत पे भरोसा है, इसलिए तो हम सारे घंटों घंटों आर्ग्यू कर रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी मौत के फैसले लेके एक आदमी, अनजान आदमी के सामने बैठे हुए हैं ना, किसी के सगे तो नहीं है जज साहब, कोई भी जज साहब इस बिल्डिंग में हो, क्यों बैठे? क्योंकि तकद्दुस है, वक़ार है इन इदारों का, इन जज साहिबान का, वो हमने बरकरार रखना है। ठीक है, तो सर कल उम्मीद है कि इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी या फिर तौसी कर दी जाएगी? देखिए, अगर कैंसिल हो जाती है तो ठीक है, वो अपील फाइल करेंगे, तब भी हमें आगे काम है हमारे लिए पड़ा हुआ, और अगर ग्रांट कर दी जाती है तो हम अपील फाइल करेंगे, तब भी हमारे लिए काम आगे पड़ा हुआ है। सुकून तो ना आपको आने वाले कुछ महीनों में